नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास में हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। और इस लेक्चर में हम इससे पहले अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं, थिंकर्स के 2 पार्ट्स कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम जो राज्य के मेन तत्व हैं जो उनसे रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। तो आप थिंकर्स का रिलेटेड वर्क आपने याद किया होगा अच्छे लेक्चर से दोनों ही। और अब हम राजनीतिक भूगोल की जो विचारधाराएं हैं, उपागम है, उनका अध्ययन करेंगे। सब कुछ मैप के थ्रू करेंगे और इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको, ऐसा मेरा मानना है। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे कि राजनीतिक भूगोल जो है उसका विषय क्षेत्र क्या है, राजनीतिक भूगोल में किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो राजनीतिक भूगोल में अध्ययन करने के लिए क्या होगा, राज्य के कार्य होंगे। और राज्य के कार्यों का जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर करेंगे हम, कि राज्य है उसके कार्य कौन कौन से कार्य होते हैं, भौगोलिक आधार क्या होता है उनका। तो इस प्रकार से देखेंगे अपन। तो इसमें हम देख रहे हैं कि राज्य के कार्य, आंतरिक कार्य और बाह्य कार्य, आंतरिक और बाह्य कार्य। तो आंतरिक कार्य में क्या होगा कि जो राज्य होता है उसके विभिन्न क्षेत्रों के मध्य संबंध जो है, अलग अलग जैसे यूनिट है उनकी, तो उनके मध्य संबंधों का अध्ययन देखेंगे अपन। और सामाजिक तथ्यों का अध्ययन देखेंगे, आर्थिक कारकों के संदर्भ में भी चर्चा करेंगे। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कार्य देखेंगे अपन। बाह्य कार्यों में भी यही सब है, क्षेत्रीय अंतर संबंध देखेंगे और आर्थिक राजनीतिक संबंध देखेंगे, भू रणनीतिक संबंध देखेंगे। भू रणनीति में क्या आ जाएगा, विभिन्न देशों से उस पर्टिकुलर राज्य का क्या संबंध है, कैसे इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, उनके रिलेशंस हैं, तो हम सब देखेंगे इसमें। अब आंतरिक कार्यों का विश्लेषण है, उसमें 2 भाग कर दिए हैं, अपकेंद्रीय शक्तियाँ और अभिकेंद्रीय शक्तियाँ, या अपकेंद्रीय कार्य या अभिकेंद्रीय कार्य। तो अपकेंद्रीय का मतलब क्या होगा कि केंद्र से दूर ले जाने वाली, केंद्र से दूर ले जाने वाले ऐसे कौन से कार्य हैं जो एक स्टेट है उसका किसी दूसरे क्षेत्र से या उसके जो लोग हैं उनको दूर खींचती है। तो भौतिक विषमताएं होंगी तो क्या होगा कि सेंटर से दूरी रहेगी। जैसे दूरी हो गई, कोई पर्वत हो गया, पठार हो गया, जहाँ की अभिगम्यता कम होगी तो उस क्षेत्र का सेंटर की तरफ झुकाव है या अट्रैक्शन है वो कम रहेगा, क्योंकि उसकी पहुंच नहीं होगी सेंटर तक। जनशून्य क्षेत्र हो गया, तो जनशून्य क्षेत्र होगा तो वहाँ क्या है कि सुविधाएं नहीं पहुँचाई जाएगी। तो अगर थोड़ी बहुत जनसंख्या रह रही होगी तो वो भी बिल्कुल उसको सुविधा नहीं मिलेगी, तो उसका सेंटर की तरफ अट्रैक्शन कम होगा। प्रजाति बाधाएं इसमें क्या होता है कि ये एक क्लोज पिरामिड होता है, इनका बाहरी संपर्क कम होता है, क्लोज्ड पिरामिड होता है और इनका बाहरी संपर्क नहीं होने के कारण इनका विकास नहीं हो पाता। तो ये सब क्या है, अपकेंद्रीय शक्तियाँ हैं। किसी भी क्षेत्र को राज्य से या फिर केंद्र से दूर की ओर ले जाने वाली शक्तियाँ अभिकेंद्रीय शक्तियाँ। अभिकेंद्रीय शक्तियाँ में क्या आ जाएगी कि राज्य की विचारधारा है, अपने राष्ट्र के लोगों को जोड़ने के लिए जो राज्य की विचारधारा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्र भावना भी इसी प्रकार से है। और मूल क्षेत्र की संकल्पना का मतलब क्या होता है कि उद्गम क्षेत्र जो है किसी भी नेशन का, उद्भव क्षेत्र या उद्गम क्षेत्र है, वो होता है मूल क्षेत्र। मूल क्षेत्र से अपने को, मूल क्षेत्र मैदान हो सकता है, कोई घाटी हो सकती है, इस प्रकार से मूल क्षेत्र उस कंप्लीट जो एरिया है उसका भरण पोषण करता है और उसके लिए विशिष्ट महत्व रखता है। राज्य और राष्ट्र की भावना, जिस प्रकार से जैसे अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का जो बिल्कुल पहाड़ी जो एरिया है वो बिल्कुल अलग है इंडिया से, तो वहाँ जब पीएम कोई सभा करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि उन लोगों को भी लगता है कि हाँ अपने भी वो पीएम है, वरना सेंटर से बहुत ज़्यादा दूरी होने के कारण इन लोगों को बहुत आसानी से चाइना जो है वो अपने इन्फ्लुएंस में ले सकता है, म्यांमार भी अपने इन्फ्लुएंस में ले सकता है। इस प्रकार से जो सेंटर होता है वो सबको जोड़ रखने के लिए अलग अलग से जो तरीके हैं वो अपनाता है। तो ये सब इसी में है, अभिकेंद्रीय शक्तियों में हमने देख लिया। नेक्स्ट, राज्य के बाह्य कार्य, ये आपने देख लिए। भू रणनीतिक संबंध हो गए, क्षेत्रीय संबंध हो गए, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक संबंध हो गए। अब इसमें क्या है कि एन.जी.जे. पोन्स ने राज्य के 4 तत्व बताए थे। तो एन.जी.जे. पोन्स ने देखा था अपन ने पहले, और सीमाओं की परिभाषा भी दी थी इन्होंने। सीमा की परिभाषा की, सीमा वे तत्व हैं जो एक राष्ट्र को या एक राज्य को दूसरे राज्य से अलग करते हैं। तो सीमा की परिभाषा भी दी थी इन्होंने, एन.जे.जे. पोन्स। हार्थ एंड होम ऐसे इनकी बुक है एक, ऐसे कई सारी बुक है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी भी इनकी बुक है, यूरोप की पॉलिटिकल ज्योग्राफी है उस पर भी इनका वर्क है रिलेटेड। तो इसमें हमने देखा राजनीतिक जो भूगोल है उसमें किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है और राज्य के बाह्य कार्य क्या होते हैं और आंतरिक कार्य क्या होते हैं, इसका हमने विश्लेषण किया है। नेक्स्ट देखते हैं अपन राजनीतिक क्षेत्र। क्षेत्र से आप क्या संबंध समझते हैं? क्षेत्र अगर बिल्कुल ही एलिमेंट्री लेवल पर अपन देखें तो क्षेत्र का मतलब है एरिया या विस्तार, कितना विस्तार है किसी भी क्षेत्र का। अगर किसी क्षेत्र का विस्तार ज़्यादा होगा तो उसके पास ज़्यादा संसाधन होंगे, तो वो क्या है कि एक उसका इन्फ्लुएंस रहेगा उस प्रभावी क्षेत्र में। एरिया बड़ा होने के कारण, क्षेत्रीय विस्तार ज़्यादा होने के कारण वो अपने क्षेत्र में एक प्रभुत्व जो हासिल करने की जो है उसकी वो रहेगा। जैसे चाइना का एरिया बड़ा है तो हमेशा जो दक्षिण पूर्वी एशिया है या दक्षिण एशिया उसमें हमेशा उसका इन्फ्लुएंस रहता है। दक्षिण एशिया में भारत का बड़ा है तो जो नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, इनमें भारत का भी प्रभुत्व रहता है। तो अब हम देखते हैं राजनीतिक क्षेत्र या राजनीतिक विस्तार क्या होता है। बिल्कुल इसका नॉर्मल सा मीनिंग है एरिया। राजनीतिक क्षेत्र से मतलब है राज्य का विस्तार कितना है और उसकी आकृति व आकार जो है
उसका अध्ययन किया जाता है राजनीतिक क्षेत्र में। राजनीतिक क्षेत्र में किसका अध्ययन किया जाता है? राज्य की आकृति व आकार, राज्य की शेप और आकृति व आकार। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, सब पॉइंट्स हैं इसके। आकार व आकृति का अध्ययन करें राजनीतिक क्षेत्र में। और इसमें किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? सबसे पहले तो राज्य की स्थिति को देखेंगे अपन। इसमें मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है राज्य की स्थिति। राज्य की स्थिति का जो चैप्टर है वो आज हम इसमें ये एक टॉपिक है वो कवर कर लेंगे राज्य की स्थिति से रिलेटेड। उससे पहले राज्य की स्थिति पढ़ें। राज्य की स्थिति के कई सारे सब पॉइंट आएंगे, जैसे गणितीय स्थिति, सापेक्ष स्थिति, लैंडलॉक्ड है या सामुद्रिक विस्तार वाला राज्य है। उससे पहले अपन एक और स्लाइड है वो देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें कि अपन ने विचारधारा और उपागम का टॉपिक पढ़ना था। सबसे पहले राज्य की जो विचारधारा है उत्पत्ति से रिलेटेड उनमें पढ़ना है। तो राज्य की विचारधारा से रिलेटेड आप देखें इसमें, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन के थ्रू कर लेंगे अपन इनको। फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक भूगोल की विचारधाराओं में सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले राजनीतिक भूदृश्य की विचारधारा, लैंडस्केप की जो विचारधारा है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई? फ्रांस में विकसित हुई है, फ्रांसीसी विचारधारा है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजनीतिक भूदृश्य की, पॉलिटिकल लैंडस्केप की जो कंसेप्ट है वो कहाँ से आई? फ्रांस से आई। नेक्स्ट है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? जो राजनीतिक भूदृश्य है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? राज्य के धरातलीय तथ्य। धरातलीय तथ्य का क्या मतलब हो गया? स्थिति, आकार, आकृति, मूल क्षेत्र, आधार क्षेत्र, इन सब का अध्ययन करेंगे। धरातल से रिलेटेड तथ्यों का अध्ययन करेंगे। सीमावर्ती में क्या करेंगे? सीमा का करेंगे, फ्रंटियर्स का करेंगे, और जो बफर स्टेट है उनका करेंगे। सीमा, सीमांत और अंतस्थ क्षेत्र जो है, सीमा, सीमांत, मध्यस्थ क्षेत्र या अंत्यस्थ क्षेत्र बोल सकते हैं अपन इसको, मध्यस्थ क्षेत्र का अध्ययन करेंगे सीमावर्ती तथ्यों में। और बाह्य तथ्य में क्या करेंगे? बाह्य तथ्यों में हो जाएंगे राज्य के जो समझौते करता है राज्य दूसरे राज्यों से, समझौते, संगठन, राजनीतिक स्वरूप का अध्ययन करेंगे। राजनीतिक स्वरूप का अध्ययन करेंगे। आंतरिक विशेषताओं में क्या आ जाएगा? आंतरिक विशेषताओं में आ जाएगी जाति, भाषा, धर्म। जाति, भाषा, धर्म और विभिन्न राजनीतिक समूह जो है वो इसमें आ जाएंगे। विभिन्न राजनीतिक समूह, राजनीतिक समूह आ जाएंगे इसमें। इस प्रकार से हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी विचारधाराएं जो है बेसिकली वो अपन राजनीतिक भूगोल में पढ़ने वाले हैं। राजनीतिक पारिस्थितिकी विचारधारा, राजनीतिक पारिस्थितिकी जो विचारधारा है अमेरिका में उत्पन्न हुई है। और इसमें अर्थव्यवस्था, राज्य की अर्थव्यवस्था, राज्य की जनसंख्या, राज्य के मानव समुदायों के संगठन और सीमा संबंधी समस्याएं जो है, और राज्य के बाह्य संपर्कों का अध्ययन करते हैं। यही ऑलमोस्ट है बातें। और इसमें राजनीतिक पारिस्थितिकी विचारधारा है, पर्यावरण व राजनीतिक व्यवस्था के मध्य संबंधों पर जोर है। पारिस्थितिकी, राजनीतिक पारिस्थितिकी का मतलब क्या होता है? पर्यावरण व राजनीतिक व्यवस्था। और नेक्स्ट है राजनीतिक भूगोल में राज्य की जैविक विचारधारा। तो जैविक विचारधारा तो जर्मनी में उत्पन्न होगी, ये हमें पता है, जर्मनी में उत्पन्न हुई है। और रेटजेल और कार्ल हाउसहोफर का इसमें योगदान है। रेटजेल व हाउसहोफर का वर्क है इसमें। हाउसहोफर, राज्य की जैविक विचारधारा, ऑर्गेनिक, स्टेट एज ऑर्गेनिक, ऐसे इनका है। तो राजनीतिक भूगोल में राज्य की जैविक विचारधारा जर्मनी में। राज्य का जीव की तरह समझा गया और उसी तरह जो जीव विकास करता है, क्षेत्र भी अपना विस्तार करके अपना विकास करता है। तो इसमें सभी सही सुमेलित हैं, सभी जो विचारधाराएं हैं वो सही सुमेलित हैं। तो भूगोल की 3 प्रमुख विचारधाराएं हैं, भूदृश्य की विचारधारा, पारिस्थितिकी, राजनीतिक पारिस्थितिकी की विचारधारा, और राज्य की जैविक विकास की विचारधारा। नेक्स्ट है राजनीतिक भूगोल के प्रमुख उपागम देखने अपन। राजनीतिक पर्यावरण उपागम, राजनीतिक पर्यावरण उपागम जर्मनी में विकसित हुआ और इसमें मेन वर्क जो है वो रेटजेल का है। राजनीतिक क्रियाकलापों पर प्राकृतिक तथ्यों के प्रभाव का वर्णन है इसमें। राजनीति और पर्यावरण 2 शब्द आ रहे हैं, तो राजनीति पर पर्यावरण या भौगोलिक तथ्यों का क्या प्रभाव रहता है उसका वर्णन है। शक्ति विश्लेषण उपागम में क्या होगा कि राज्य में जो भी संसाधन है उनका शक्ति के रूप में उपयोग करना, संसाधनों का शक्ति के रूप में उपयोग करना। इसके जो विचारक हैं वो है कार्ल हाउसहोफर। और राजनीतिक पर्यावरण उपागम के हैं रेटजेल, जर्मनी में विकसित हुई है। आकारिकी विश्लेषण उपागम या मोर्फोलॉजी, राज्य की आकार, आकृति से संबंधित, क्षेत्रीय विस्तार से संबंधित, क्षेत्रीय विशेषता और वितरण जो है उसका अध्ययन किया जाता है। ये अमेरिका में हार्टशॉन ने विकसित करी। आकारिकी में क्या हो जाएगा? राज्य की क्षेत्रीय विशेषता और उसका वितरण किस प्रकार से है उनका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक या उत्पत्ति संबंधी। इसमें राज्य की उत्पत्ति का संबंध जो है वो हम इतिहास में उसके विकास किस प्रकार से हुआ उस प्रक्रिया के संदर्भ में उसका अध्ययन करेंगे। तो ये है विटलसी की
डर्बेंट विटलसी, ये भी अमेरिका में है। और कार्यात्मक उपागम है, ये भी अमेरिका में विकसित हुआ। और हार्टशून ने राज्य को एक फंक्शनल यूनिट मानते हुए कंप्लीट एक इकाई मानते हुए और उसका अध्ययन करने की बात जो है हार्टशून ने कही। तो इसमें भी सभी सही है, ये सिर्फ आपको याद रह जाए इसलिए इस क्रम में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक भूगोल में राज्य के निम्न तत्वों का अध्ययन किया जाता है। तो आपको बताना है सभी का किया जाता है, किसी एक का नहीं किया जाता, या कौन कौन से तत्व हैं वो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले है राजनीतिक क्षेत्र। हमने देख लिया राजनीतिक क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। और राजनीतिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है, उसका एरिया कितना है, उसका विस्तार कितना है, राज्य का विस्तार स्थिति के संदर्भ में राज्य का विस्तार क्या है उसका अध्ययन किया जाता है। फिर है राज्य की सरकार व राजनीतिक संगठन, बिल्कुल किया जाता है, इनका भी किया जाता है। राज्य की सरकार होगी जो अभिकेंद्रीय शक्तियों के द्वारा पूरा क्षेत्र है उस पर नियंत्रण रखेगी। और नेक्स्ट है राजनीतिक संगठन भी होंगे। राज्य की जनसंख्या होगी, जनसंख्या के लिए ये सभी हो रहा है। मेन फैक्ट जो है वो ये है 4 कि राज्य का एक पर्टिकुलर क्षेत्र होगा, उसकी सरकार होगी, उसमें राजनीतिक संगठन होंगे, जनसंख्या होगी, संप्रभुता होगी। संप्रभुता का मतलब है कि राज्य अपने जो निर्णय है उसमें स्वतंत्र होगा, राज्य अपने निर्णयों में स्वतंत्र होगा, उस पर किसी का दबाव नहीं होगा, बाह्य दबाव नहीं होगा, अपने निर्णयों के लिए स्वतंत्र होगा, बाह्य शक्ति का उस पर दबाव नहीं होगा। जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है आज के समय में। सभी जो महाशक्तियाँ हैं वो कोई न कोई कूटनीति के द्वारा कंट्रोल करने की कोशिश करती रहती हैं, बाह्य शक्ति का दबाव नहीं होगा। तो ये 4 तत्व हैं। डायरेक्ट पूछा जाता है कि राजनीतिक भूगोल में राज्य के कौन कौन से तत्व हैं जिनका अध्ययन किया जाता है, तो ये हमने देख लिया। तो उपरोक्त सभी का अध्ययन किया जाता है। आपको ये डायरेक्ट पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इनको क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा है यहाँ। ये वाली स्लाइड हमने देख ली थी, अब इसको देखते हैं। पर राज्य की स्थिति में स्थिति के बहुत सारे प्रकार हैं, उनको अपन देखते हैं। सबसे पहले तो है गणितीय स्थिति, निरपेक्ष स्थिति, खगोलीय स्थिति या वास्तविक स्थिति। तो इसको आप किस प्रकार से ले सकते हो, एब्सोल्यूट भी बोल सकते हो आप इसको, एब्सोल्यूट। निरपेक्ष है, ये किसी पर निर्भर नहीं करती, एब्सोल्यूट जो स्थिति है, लोकेशन है, एब्सोल्यूट लोकेशन, ये किस आधार पर होगी, ये होगी अक्षांश और देशांतर के आधार पर होगी, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के आधार पर होगी। ये कि अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, पूर्व से पश्चिम ज़्यादा विस्तार है या उत्तर से दक्षिण ज़्यादा विस्तार है। तो ये सब क्या होगा, गणितीय स्थिति होगी उस पर्टिकुलर स्टेट की। तो इसमें तो कुछ समझाने वाली बात है नहीं, सीधा हम उसके जो डाटा है उसको देख के बता देंगे कि ये उत्तर में ज़्यादा विस्तार रखता है या दक्षिण में ज़्यादा विस्तार रखता है, पूर्वी गोलार्ध में या पश्चिमी गोलार्ध में है, इस प्रकार से। नेक्स्ट है सापेक्ष स्थिति। सापेक्ष स्थिति में किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में अपन बात करेंगे, रिलेटिव बात करेंगे, तो रिलेटिव लोकेशन है, ये रिलेटिव लोकेशन है। इसमें हम बताएंगे कि समुद्रिक शक्ति वाला है ये या फिर महाद्वीपीय स्थिति वाला स्टेट है। समुद्रिक शक्ति वाले जो राज्य हैं उनको क्या फ़ायदा होगा कि उनके पास ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटी है, चीप ट्रांसपोर्ट मिलेगा उनको। और जो इंटरनेशनल व्यापार है, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, उसमें भी उनको फ़ायदा होगा। और समुद्रिक संसाधन भी होंगे इनके पास, मेराइन रिसोर्सेज हैं वो भी होंगे। तो ये सब इनको बेनिफिट है अपनी समुद्रिक स्थिति के कारण। समुद्रिक स्थिति वाले तटीय या प्रायद्वीपीय या द्वीपीय जो राज्य हैं, इसको फिर आगे 3 भागों में बांट सकते हैं अपन। समुद्रिक में भी 3 भाग हो सकते हैं, तटीय राज्य, तटीय प्रायद्वीपीय और द्वीपीय राज्य। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, जिससे एक भाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो। भारत एक पेनिनसुला है, मलेशिया एक प्रायद्वीप है, ब्राज़ील भी एक प्रायद्वीप है, इस प्रकार से। और तटीय बिल्कुल जिसकी कोस्ट लाइन हो, तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, यूएसए चाइना, इसके एग्जांपल हो गए। इसमें भारत हो गया, मलय प्रायद्वीप हो गया, भारत और मलेशिया। और द्वीपीय में क्या हो जाएगा, द्वीपीय में यूके हो गया, ग्रेट ब्रिटेन हो गया, यूके, ग्रेट ब्रिटेन, जापान। नेक्स्ट अपने देखेंगे महाद्वीपीय स्थिति या स्थलाबद्ध राज्य। इसमें से अपने एक क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम अलग अलग कॉन्टिनेंट के और जो महाद्वीपीय स्थिति वाले हैं या स्थलाबद्ध राज्य हैं उनके बारे में देखेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखते हैं अपन दक्षिण अमेरिका के स्थलबद्ध राज्य देखते हैं। तो इसमें मैप में दक्षिण अमेरिका के स्थलबद्ध देश हैं, इसमें सिर्फ 2 ही देश हैं, बोलीविया और पराग्वे। तो आप मैप को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं अपन दक्षिणी अमेरिका के हो गए बोलीविया और पराग्वे 2,
और फिर अपने एशिया में देखेंगे अलग अलग। एशिया में दक्षिण पश्चिमी एशिया जो है उसमें एक है जॉर्डन। जॉर्डन जो कंट्री है दक्षिण पश्चिम एशिया में एक ही लैंडलॉक कंट्री है, वो है जॉर्डन। इसका मैप देखते हैं जॉर्डन का। ये अकाबा की खाड़ी का मैप देखिए आप। पहले अकाबा की खाड़ी को लोकेट कर पा रहे हैं तो फिर इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये है अकाबा की खाड़ी और ये है जॉर्डन। बाउंड्री बनाई है मैंने जॉर्डन, और ये गल्फ ऑफ सुएज आ जाएगी फिर यहाँ पे। अकाबा की खाड़ी के ऊपर फिर ये है जॉर्डन, ऊपर फिर इजराइल है। इस प्रकार से एक ही लैंडलॉक कंट्री है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। एशिया में दक्षिण पश्चिम एशिया में जॉर्डन है, और फिर दक्षिणी एशिया में दक्षिणी इसमें हो गया जॉर्डन। दक्षिण एशिया में है अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान। 3 कंट्री हैं, अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान। ये इसमें मिल जाएगी आपको। 1 नंबर पे है अफगानिस्तान, पाकिस्तान के जस्ट ऊपर। ये बाकन गलियारा है, यहाँ से थोड़ा सा भाग जो है वो भारत से जुड़ा हुआ है। और यहाँ नेपाल सेकंड और भूटान थर्ड। ये 3 ही लैंडलॉक्ड कंट्री है दक्षिणी एशिया में। नेक्स्ट देखते हैं अपन। दक्षिण एशिया में अब दक्षिण पूर्वी एशिया में लाओस एकमात्र कंट्री है, और पूर्वी एशिया में मंगोलिया एकमात्र कंट्री है। दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया ये रहा। इसमें आप लोकेशन कनेक्ट कीजिए लाओस की, तो ये म्यांमार हो गया, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। तो कंबोडिया भी नहीं है यहाँ, देखो लग रही है सीमा। और ये है लाओस, लाओस हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं अपन पूर्वी एशिया में कौन सी लैंडलॉक कंट्री है, उसकी लोकेशन ट्रैक करते हैं। पूर्वी एशिया का मैप ये देखिए यहाँ मिल जाएगा। चाइना के ऊपर है मंगोलिया, पूर्वी एशिया में। और ये सब अपन कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जितने भी स्थान वाली कंट्रीज़ हैं इनको अपन सेंट्रल एशिया में पढ़ेंगे। तो यहाँ पूर्वी एशिया अगर पूछे तो एकमात्र कंट्री है मंगोलिया, जो लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री, लैंडलॉक कंट्री होने का क्या नुकसान है कि इनको ट्रांसपोर्ट के लिए जो बड़ी कंट्री है या जो नेबर कंट्री है उस पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। अगर इनका रिलेशन नेबरिंग कंट्री के साथ ख़राब होगा तो इनको भोजन की, रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। इनकी परमिशन के बिना इनके तो डायरेक्ट कोई सी बॉर्डर जो है वो नहीं लगती है, तो इनके ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो लैंडलॉक कंट्री होने के नुकसान बहुत ज़्यादा है, फ़ायदे तो बहुत कम है ही नहीं ऑलमोस्ट। लाओस, मंगोलिया ये देख लिया अपन लैंडलॉक कंट्री। अब मध्य एशिया वाली कंट्रीज देखते हैं। मध्य एशिया में पूरी तरह लैंडलॉक्ड और कैस्पियन सागर से सीमा रखने वाले और काला सागर से सीमा रखने वाले, इस प्रकार से अपन देखेंगे। अरल सागर भी है जो कि अब बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पर है, बिल्कुल सूख गया है अरल सागर। तो उसको तो अपन सागर में नहीं कर रहे अभी काउंट। अपन कैस्पियन सागर और काला सागर से रिलेटेड बाउंड्री शेयर करने वाले जो स्टेट हैं उनको ही देखेंगे। कैस्पियन सागर और काला सागर, तो ये वाली कंट्रीज हैं। उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वो जो मैप था वो है इसमें। ये वाला मैप है, इसमें है कैस्पियन सागर से सीमा रखने वाले हैं कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तो ये जो बाकी बच जाएंगे वो सब हो जाएंगे इसमें। उज्बेकिस्तान आ जाएगा, किर्गिस्तान आ जाएगा और तजाकिस्तान आ जाएगा। ये 3 हो जाएंगे। एक यहाँ पे जॉर्जिया भी है, तो वो इसमें लिख नहीं रखा है। इसमें एक मैप और था जो मैं इंक्लूड करना इसमें भूल गई, PDF में आया नहीं। जो आर्मेनिया है, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये उज्बेकिस्तान हो गया, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान, और एक यहाँ आर्मेनिया भी है, आर्मेनिया। तो ये है पूरी तरह लैंडलॉक जिनकी इससे कैस्पियन सागर से सीमा नहीं रखते। और कैस्पियन सागर से सीमा रखने वाले कौन से हो जाएंगे? एक तो ये कजाकिस्तान हो जाएगा और एक तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा। एक यहाँ अजरबैजान भी है, आर्मेनिया, अजरबैजान भी है, अजरबैजान। तो अजरबैजान को साथ में ले लेंगे तब फिर वो क्या हो जाएगा, इससे कैस्पियन सागर से सीमा रखने वाले 3 हो जाएंगे। काला सागर से सीमा रखने वाले एक जॉर्जिया भी है, तो जॉर्जिया काला सागर से सीमा रखता है। ऐसा पूछा तो नहीं गया है, फिर भी आप एक बार मैप में खुद से टैली करोगे तब ज़्यादा याद रहेगा आपको। सभी लोकेशंस को एक बार मैप में ज़रूर से टैली करें, अपने हिसाब से देखिए उनको, तभी ये आपके माइंड में सेट हो पाएंगी। नेक्स्ट है अफ्रीका के लैंडलॉक कंट्री देखेंगे अपन। तो अफ्रीका के इक्वेटर या उत्तर वाले देखेंगे, इक्वेटर के समीपवर्ती, और इक्वेटर के दक्षिण वाले देखेंगे। दक्षिण में कम है, उत्तर में ज़्यादा है, तो इनको हम देखते हैं। लैंडलॉक कंट्रीज देख रहे हैं अपन, अफ्रीका की लैंडलॉक कंट्रीज इक्वेटर के उत्तर वाले देखते हैं। तो इक्वेटर वो यहाँ से जाएगा, इक्वेटोरियल गिनी और ये जो विक्टोरिया जिले से जाएगा। तो यहाँ से अगर इक्वेटर
देखें तो अपन देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। 1 नंबर पे माली, नाइजर, यह है चाड, माली, नाइजर, चाड, और ये है साउथ सूडान। क्योंकि सूडान के 2 भाग हो गए, तो जो उत्तरी सूडान है या सूडान है उसकी तो रेड सी से बॉर्डर लगती है, यहाँ है लाल सागर, लाल सागर। और जो साउथ सूडान है उसकी किसी से बाउंड्री नहीं लगती है, तो ये है लैंडलॉक कंट्री साउथ सूडान। फिर है इथोपिया, इथोपिया या इथोपिया। और इसके बाद है ये 3 छोटी छोटी कंट्री है, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, 3 ये हो गई। फिर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, और यहाँ है एक बुर्किना फासो भी है इसमें, 4 नंबर पे है बुर्किना फासो। और ये है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, तो ये हो गई केंद्रीय जनतांत्रिक राज्य। और एक ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो टोटल 10 कंट्रीज है, फिर से इनको काउंट कर लीजिएगा आप। और अब हम देखते हैं भूमध्य रेखा के दक्षिण वाले लैंडलॉक कंट्रीज। तो इसमें हो जाएंगे जाम्बिया, जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे, और एक ये है मलावी, मलावी, और ये यहाँ पर एक मलावी झील भी है, मलावी या नासा झील है। और बोत्सवाना, एक है ये स्वाजीलैंड। तो 5 हो गए, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मलावी, बोत्सवाना और स्वाजीलैंड। लेसोथो जो है ये भेदनका राज्य का उदाहरण है, तो ये हम इसमें लैंडलॉक है, बट इसका एक स्पेशल केस है तो उसको इसमें इंक्लूड नहीं कर रखा। लेसोथो जो है वो है देश के अंदर देश, लेसोथो, लेसोथो देश के अंदर देश। लैंडलॉक का ही एक विशिष्ट ये पार्ट है। तो ये हमने देख लिया। अब यूरोप के जो स्थलाबद्ध देश हैं उनको देखते हैं अपन। यूरोप के स्थलाबद्ध देश, ये है यूरोप के स्थलाबद्ध देश। तो यूरोप के कुछ देश ऐसे हैं जो स्थलाबद्ध होने के बावजूद विकसित हैं, तो वो अपने इनोवेटिव पावर के कारण ज़्यादा विकसित हैं। जैसे स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड लैंडलॉक कंट्री होने के बावजूद इतना डेवलपमेंट है क्योंकि ये रॉ मटेरियल जो है उसको उसमें और इनोवेशन करके इनोवेटिव बना के उसका यूज़ करते हैं। तो टेक्नोलॉजी के आने के बाद या टेक्नोलॉजी के बेसिस पर ये जो कंट्रीज हैं ये ज़्यादा विकसित हैं। तो अपन देखते हैं इसमें ये है बेलारूस, मालदोवा, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, हंगरी, सर्बिया, कोसोवो, मैसेडोनिया। और ये छोटे छोटे कंट्रीज हैं। वेटिकन सिटी, सान मरीनो यहाँ है। और स्विट्जरलैंड, लिंचेस्टीन की लोकेशन कई बार मुश्किल हो जाती है, तो आप इसको देखिएगा। ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड है, इनके मध्य में है, बिल्कुल छोटी सी कंट्री है। लग्जमबर्ग की लोकेशन भी ट्रैक कीजिएगा। तो ये सारी हैं। अंडोरा एक पर्वतीय देश है, पिरेनीज जो पर्वत श्रृंखला है वहाँ इसकी लोकेशन है। वेटिकन सिटी देख लिया, ये चर्च सिटी है, एक सबसे छोटा देश है विश्व का, सबसे कम जनसंख्या वाला। और सान मरीनो ये भी इटली का ही है। तो ये सब यूरोप की लैंडलॉक कंट्रीज हैं, लैंडलॉक कंट्रीज ऑफ यूरोप। नेक्स्ट देखते हैं अपन। उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में कोई स्थलबद्ध राज्य नहीं है, और उनकी जो सीमाएं हैं वो विशेषतया ज्यामितीय हैं। उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, तो उनका मैप देखोगे तो आप उनका भी पता लग जाएगा। तो ये नोट में भी लिखा हुआ है यहाँ पे। जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से स्थलाबद्ध राज्य नहीं है या स्थलाबद्ध राज्य है, तो अगर आपने मैप पे सभी लोकेशंस को देखा होगा अच्छे से तो आप इजीली उस क्वेश्चन को क्रैक कर पाओगे। नेक्स्ट देखते हैं अपन देख रहे हैं राज्य की स्थिति। उस स्थिति में हमने देख ली सापेक्ष और निरपेक्ष। निरपेक्ष होती है अक्षांश देशांतर के आधार पर, और सापेक्ष होती है समुद्र के आधार पर या महाद्वीपीय स्थिति वाला राज्य है उस हिसाब से। सापेक्ष में फिर क्या देखेंगे अपन, पड़ोसी राज्यों के साथ जो स्थिति है वो भी सापेक्ष स्थिति है। और इसमें हम क्या देखेंगे कि कोई भी देश है वो कितने देशों के साथ, कितने अन्य देशों के साथ सीमा साझा करता है, और उसकी सैन्य क्षमता क्या है, कमज़ोर राज्यों के साथ सीमा साझा करता है या फिर उसके जो पड़ोसी हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर कमज़ोर होंगे पड़ोसी तो उसको खतरा रहेगा, उसको पड़ोसी अपनी जो बाउंड्रीज है उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी, और पड़ोसियों को भी संसाधन जो है वो शेयर करनी पड़ेंगे। अन्यथा जो दूसरी विश्व की अन्य शक्तियाँ हैं वो उन कमज़ोर पड़ोसियों को फाइनेंशियली या फिर हथियार वगैरह देकर उनको अपने इन्फ्लुएंस में लेना चाहेंगी। तो इस प्रकार से जो सापेक्ष स्थिति है, पड़ोसियों के साथ जो स्थिति है वो बहुत मैटर करती है। क्योंकि अब अपन इंडिया की बात करें तो नेपाल और भूटान है या बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, तो इनके साथ चाइना यही गेम खेल रहे हैं कि इनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करा के वो इंडिया के अगेंस्ट इनको कर रहा है, नेपाल को, पाकिस्तान को फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है, उनके लिए पोर्ट जो है वो डेवलप कर रहा है। तो ये एक कूटनीति की ही विशेषता है कि कमज़ोर पड़ोसियों के लिए उनको कर्ज देना। तो इस प्रकार से ये सब इसी का एक हिस्सा है। नेक्स्ट देखते हैं अपन पड़ोसी जो राज्य हैं या पड़ोसी जो देश हैं उनके आधार पर उसकी स्थिति के
लिए अगर अपन एक दो क्वेश्चन बनाना चाहें तो इसमें हो जाएगा कि श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया जो है इनके कम पड़ोसी देश हैं, तो इनको अपनी बाउंड्री है उस पर कम खर्चा करना पड़ेगा, जबकि रूस, चाइना, ब्राज़ील इनका क्षेत्रफल भी बहुत ज़्यादा है। अगर अपन विश्व में देखें तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है रूस का, फिर है कनाडा का, फिर है चाइना का, ऐसे है। तो इनका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, तो इनके जो पड़ोसी जो देश हैं वो भी ज़्यादा होंगे, तो इनकी सीमा है वो सबसे ज़्यादा राज्यों से लगती है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है अपन से। तो इनमें क्या है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना, 13 से 14 है, ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कि कितने राज्यों की सीमा लगती है। 13 भी आ सकता है, 14 भी आ सकता है, क्योंकि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनको UN ने नहीं दी हुई है, एक एज ए स्टेट नहीं माना हुआ है। तो ऐसा नहीं है, आप 13 आएगा तब भी सही करेंगे, 14 आएगा तब भी सही करेंगे। तो अपने देख लेते हैं कि इनमें जो है किन किन देशों की सीमा लगती है। तो सबसे पहले ब्राज़ील की देखते हैं। ब्राज़ील में सबसे पहले ये है फ्रेंच गुयाना, फिर है सूरीनाम, फिर है गुयाना, 3 तो ये हो गए। फिर है वेनेजुएला 4, फिर कोलंबिया 5, फिर पेरू 6, फिर है बोलीविया 7, पराग्वे 8, अर्जेंटीना 9 और उरुग्वे 10। तो ब्राज़ील के कितने की सीमा लगती है? 10 देशों की, 10 अन्य देशों की सीमा लगती है ब्राज़ील की। नेक्स्ट देखते हैं अपन रशिया। रशिया के 13 से 14 जो है उनकी सीमा लगती है। तो अब इसमें देखेंगे अपन रशिया की किन किन की बाउंड्री लगती है। तो सबसे पहले तो ये है नॉर्वे की बाउंड्री लगती है, ये नॉर्वे है। फिर ये फिनलैंड दिख रहा होगा आपको, फिनलैंड की बॉर्डर लगती है, 2 हो गए। फिर एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। अब ये लिथुआनिया है, इसकी सीमा इससे तो डायरेक्ट नहीं लग रही है लिथुआनिया, पर ये जो छोटा सा ग्रीन कलर का पार्ट और दिख रहा है ये भी रशिया का पार्ट है, ये है कालिनिंग्राद। तो इसकी बॉर्डर लगती है कालिनिंग्राद की। कालिनिंग्राद, लेनिनग्राद ऐसे करके 2-3 इसमें है रूसी जो है सिटी हैं। तो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया 3 ये हो गए, तो 5 हो गए टोटल। फिर है बेलारूस यूक्रेन की बॉर्डर लगती है, और ये वाले पार्ट के पोलैंड की बॉर्डर लगती है। तो ये आप बिल्कुल मत भूल जाना, क्योंकि इसके मेन जो लैंड है उसकी तो अपन कैलकुलेट कर लेंगे, बट ये जो छोटा सा पार्ट और रह जाता है इसकी अपन कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो इससे कन्फ्यूजन हो जाएगा। यूक्रेन हो गया, फिर जॉर्जिया हो गया, और फिर ये छोटा सा पार्ट दिख रहा है आपको, ये हो जाएगा अजरबैजान। कजाकिस्तान बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करता है। फिर है चाइना यहाँ से भी बॉर्डर करता है शेयर, और यहाँ भी बहुत सारे बॉर्डर शेयर करता है। और मंगोलिया भी है, लैंड लॉक कंट्री भी है मंगोलिया, और बॉर्डर भी शेयर करता है। तो रशिया और चाइना के बीच अगर बफर स्टेट का अपन एग्जांपल देना चाहिए, जैसे भारत और चाइना के बीच में है नेपाल, तो उसी प्रकार से ये भी एक अंतस्थ या मध्यस्थ राज्य है। अंतस्थ राज्य मंगोलिया अंतस्थ राज्य है। और फिर एक ये हो जाएगा उत्तरी कोरिया, ये तो है दक्षिण कोरिया, नीचे वाला तो दक्षिण कोरिया, और ये उत्तरी कोरिया। तो इस प्रकार से ये सारे, इनको आप फिर से मैप पे टेली कर लेना, तो आप 1-2 बार देखोगे तो याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन चाइना से कौन कौन कंट्रीज जो हैं वो बॉर्डर शेयर करते हैं। तो सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा तो रशिया ही हो गया, 1 नंबर पे रशिया हो गया, 2 नंबर पे मंगोलिया, 3 नंबर पे कजाकिस्तान, फिर किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, और ये अफगानिस्तान का भी जो डिस्प्यूटेड जो एरिया है ये अक्साई चीन वाला, और पाकिस्तान ने कुछ लैंड जो है वो चीन को भी दे रखी है। तो इस प्रकार से अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, भारत भी है, नेपाल, भूटान, बर्मा या म्यांमार, लाओस, वियतनाम, और एक ये हो जाएगा नॉर्थ कोरिया। तो आप फिर से इनको एक बार टेली कर लेना, मैप पे देख लेना, तो ये हो जाएगा। इसके भी 14 कंट्रीज़ हैं, 14 कंट्रीज़। ये आपको अलग अलग मिलेगा, अगर आप गूगल पे सर्च करो तो 14 मिलेगा, और 1-2 सोर्स और हैं उनमें देखोगे तो आपको 13 दिया हुआ मिलेगा। तो ये डिस्प्यूट वाली बात नहीं है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बतानी है अपने को कि कितनी कंट्रीज़ हैं उससे बॉर्डर शेयर करता है। तो अपन ने लगभग सभी के देख लिए। अब अपने देखेंगे नाइजर, माली, भारत और इटली, इनके साथ साथ पड़ोसी देश हैं। जब आप कोई भी मैप देखो तो आपको उसके साथ साथ टेली करना आना चाहिए कि हाँ, अपन अगर इंडिया का मैप देख रहे हैं तो उसके जो नेबरिंग कंट्री हैं वो भी अपने को पता होना चाहिए। नाइजर, माली, भारत और इटली, इन सबके साथ साथ पड़ोसी देश हैं, ये आप टेली कर लेना मैप में। नेक्स्ट है प्राकृतिक अभिगम्यता व स्थिति। प्राकृतिक अभिगम्यता का क्या मतलब होता है कि कोई कंट्री है उसकी स्थिति बिल्कुल सेंटर में है उसके, और या फिर वो परिधि पर है। तो अगर अपन वर्ल्ड का मैप देखें तो किन स्थिति वाले अपने को, जैसे मेडिटेरियन सी को अगर अपन सेंटर माने तो यूरोप हो गया, तो यूरोप किन स्थिति वाला है, तो इसी कारण इसको हमेशा से इसका लाभ भी मिला है। और परिधि स्थिति वाले हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, तो ये सब बाहर के देश होंगे। तो एक कोर पेरीफेरी मॉडल अपन देखेंगे आगे, कोर पेरीफेरी। तो हमेशा कोर है वो पहले विकसित होता है, फिर पेरीफेरी का विकास होता है, पेरीफेरी का विकास होता है। तो कोर से पेरीफेरी की ओर हमेशा प्रवाह होता है, संसाधनों का, वस्तुओं का, सेवाओं का क्या होता है, प्रवाह होता है, संसाधनों, वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह होता है कोर से पेरीफेरी। जब कोर पूर्णतया विकसित हो जाता है
तब क्या होता है, पेरीफेरी का विकास होता है। ऐसा एक अपन ने एक और पेरीफेरी मॉडल देखा था फ्रीडमैन का, तो ये देख लेना आप। कोर और पेरीफेरी भी इसमें प्राकृतिक अभिगम्यता के आधार पर दिया गया है। कोर जो है उसकी अभिगम्यता ज़्यादा होगी, इसीलिए वो केंद्रीय शक्ति वाला उसको नाम दिया गया है। पेरीफेरी परिधीय शक्ति वाला या बाहरी वाला, तो उसकी अभिगम्यता कम होगी। तो अभिगम्यता के आधार पर या स्थिति के आधार पर दो भागों में बांटा है अपन ने। नेक्स्ट है भू राजनीतिक स्थिति। भू राजनीतिक स्थिति का क्या मतलब होता है कि कोई देश है या कोई राज्य है, वो अपनी स्थिति किसी प्राकृतिक पर्वत, पठार, या फिर पठार जैसे उसमें बहुत ज़्यादा खनिज संसाधन निकलते हों, जैसे रूर का पठार है जर्मनी में, छोटा नागपुर पठार है, हिमालय हो गया, पर्वतमाला हो गई अपनी, अरावली पर्वतमाला हो गई, या फिर गंगा मैदान हो गया, उसको शक्ति के संसाधन के रूप में विशेषित करना। कि जैसे अपने पीएम एक सभा को संबोधित करें विश्व में, और फिर वो ऐसे बोले कि हमारे पास गंगा मैदान है। तो गंगा मैदान होने का मतलब ये है कि हमारे पास इतना उपजाऊ मैदान है कि वो पूरे विश्व को का भरण पोषण कर सकता है, इतनी क्षमता है हमारे पास। तो इसका मतलब यही होता है कि विश्व के अन्य देशों को इन्फ्लुएंस करने के लिए अपने देश के जो रिसोर्सेज हैं उनको शक्ति के संसाधन के रूप में बतलाना। तो आज की क्लास में अपन ने स्थिति वाला जो पॉइंट है उसको किया है। नेक्स्ट अपन देखेंगे राज्य का आकार। राज्य के आकार में क्या होगा, राज्य बड़ा है छोटा है। अगर राज्य बड़ा होगा तो उसके पास क्या होंगे, संसाधन ज़्यादा होंगे। संसाधन ज़्यादा होने के कारण उसके पास क्या होगा, फाइनेंशियली वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो राज्य के आकार पर किसने वर्क किया है वो देखते हैं अपन। राज्य के आकार पर रेटजेल ने वर्क किया है। साइज ऑफ स्टेट पर किसने वर्क किया है, रेटजेल ने वर्क किया है। और सबसे ज़्यादा महत्व राज्य के आकार को रेटजेल ने दिया है। और इसका मतलब क्या होता है, क्षेत्रीय विस्तार। बड़े आकार का राज्य, छोटे आकार का राज्य। बड़े आकार के राज्य में क्या होगा, संसाधन जो है वो ज़्यादा होंगे, वन संसाधन, खनिज संसाधन, भूमि संसाधन। और छोटे आकार के राज्य में ये सब कम होंगे तो उसको जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनके लिए भी दूसरी कंट्रीज़ हैं उन पर निर्भर रहना पड़ेगा, या फिर उसको अपनी टेक्नोलॉजी जो है उसको बहुत ज़्यादा विकसित करना पड़ेगा। तो ये कंसेप्ट है। इसमें बड़े वाले स्टेट दिखाए गए हैं, रूस, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील। ये ऑर्डर भी आपको याद रखना है। डायरेक्ट पूछा जाता है कि अवरोही क्रम में जचाइए या आरोही क्रम में जचाइए। तो आरोही में पूछा तो बढ़ते हुए क्रम में, और अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम में। घटता हुआ क्रम पूछे तो डायरेक्ट लिख देंगे रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। और घटता हुआ पूछे तो उल्टे से शुरू कर देंगे। इसी प्रकार से ये है मोनाको, भूटान हमने देखा था लैंड ऑफ कंट्री है। सिंगापुर छोटा होने के बावजूद भी इतना डेवलप है क्योंकि एक पत्तन नगर है। पत्तन नगर एंटेपो पोर्ट जो है उसका उदाहरण है, ये पत्तन नगर है। टेक्नोलॉजी के आधार पर ये ज़्यादा विकसित है। टेक्नोलॉजी और अपने समुद्रिक स्थिति के कारण ज़्यादा विकसित है। समुद्रिक स्थिति के कारण विशेष महत्व का एक स्टेट है सिंगापुर। स्वाजीलैंड हमने देखा था, दक्षिण जो अफ्रीका है उसमें है स्वाजीलैंड और लेसोथो दोनों ही। अंडोरा स्पेन और फ्रांस की जो पिरेनीज पर्वतमाला है वहाँ पर एक पर्वतीय देश है, पिरेनीज पर्वतमाला में है ये। सैन मेरिनो इटली का है। स्वाजीलैंड और लेसोथो की लोकेशन एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ। स्वाजीलैंड और लेसोथो यहाँ दक्षिण अमेरिका में दो कंट्री है। ये है स्वाजीलैंड, और स्वाजीलैंड की जो कैपिटल है वो है मबाबानी, और लेसोथो है उसकी है मसेरू। लेसोथो ये वाली जो कंट्री दिख रही है आपको ये है लेसोथो, और इसकी है मसेरू कैपिटल, मसेरू। और स्वाजीलैंड की है मबाबानी। तो ये भी मैच करना आ सकता है, कभी कैपिटल्स का आता है अपने एग्जाम में क्वेश्चन। तो ये सारी लैंडलॉक कंट्री देख ली अपन ने। राज्य की जो आकार है वो किस प्रकार से इंपॉर्टेंस रखता है वो भी अपन ने देख लिया। अब नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा अपने उसमें हम राज्य की आकृति पे वर्क करेंगे। राज्य की आकृति, शेप ऑफ स्टेट पे वर्क करेंगे। शेप ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई, जैसे उसमें अपन देखें कॉम्पैक्ट शेप क्या होती है, प्रोडक्ट शेप क्या होती है, परफोर्टेड स्टेट क्या होती है। तो अगर कॉम्पैक्ट स्टेट का कोई स्टेट होगा, कॉम्पैक्ट शेप, तो उसमें बिल्कुल संतुलन होगा। कॉम्पैक्ट शेप का मतलब अपन समझ सकते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो उसका विस्तार है वो बिल्कुल इक्वल होगा, ऑलमोस्ट इक्वल होगा। तो उसमें ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस प्रकार से उसकी स्थिति के आधार पर या उसकी शेप के आधार पर भी उसको कई सारे बेनिफिट मिलेंगे। तो ये लेक्चर नेक्स्ट में अपन डिस्कस कर लेंगे। तब तक आप फिर से इसको राज्य की स्थिति से रिलेटेड अपन ने जितने भी टॉपिक्स अभी यहाँ कवर किए हैं स्थिति से रिलेटेड उनको आप कवर कीजिए। और जो लैंडलॉक कंट्री अपन ने पढ़ी है, लैंडलॉक कंट्रीज, उन सब की लोकेशन आप अपने माइंड में सेट कीजिए मैप के थ्रू। और कुछ भी समझ में नहीं आए तो इस मैप में फिर से आप देख सकते हैं।